प्रश्न विविधता। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। ऑप्शन बी। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया तथा 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था तथा बाद में 51वें सदस्य के रूप में उसने इस पर हस्ताक्षर किए। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ। इसी कारण इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है बी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? तो ये करंट के बेसिस पे क्वेश्चन है और 2020 के अकॉर्डिंग कनाडा को नहीं चुना गया था। ऑप्शन डी। 17 जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021 से 22 अवधि हेतु अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको व नॉर्वे को भी वर्ष 2021-22 हेतु सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य देश अवधि 2020 से 21 हैं: एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडिनस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाने आवश्यक हैं और उन 9 में परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति मत होने भी आवश्यक हैं। यह कथन सही है। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। ये भी सही है। निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सके। ये भी सही है। ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर के उसे पारित होने से रोक सकता है। यह कथन गलत है और यही हमारा सही उत्तर होगा कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तथा इनके अतिरिक्त इनमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मात्र स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसके प्रयोग से वे किसी संकल्प को पारित होने से रोक सकते हैं। इस प्रकार विकल्प डी का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है महासभा से, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से, नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है। विगत कुछ वर्षों में भारत, जापान, जर्मनी एवं ब्राज़ील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग उठी है, जिससे सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है। निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है? तो वो सरकार की वैधता नहीं है, जबकि भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता है। ऑप्शन सी। डेफिनेशन, संयुक्त राष्ट्र ने 8 मुख्य विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया है, जिनमें शामिल है भागीदारी, पार्टिसिपेशन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अनुक्रियता, रिस्पॉन्सिवनेस, आम सहमति, कंसेंसस ओरिएंटेड, समानता और समावेशिता, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, प्रभावशीलता और दक्षता, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी,
अतः सरकार की वैधता संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? धार्मिकता एवं भावुकता सत्य नहीं है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता, समावेशन, सहभागिता एवं विधि का शासन हमने पढ़ा था, ये सही है। ऑप्शन सी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, समानता, समावेशन तथा सहभागिता एवं विधि का शासन जहाँ सुशासन के अभिन्न अंग हैं, वही धार्मिकता एवं भावुकता के सुशासन के संदर्भ में कोई उपयोगिता या महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये प्रश्न 2019 का है। आप करंट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन है। उस टाइम पे ये बी ऑप्शन एंटोनियो गुटेरेस थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद ग्रहण किया था, जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नाइजीरिया की अमीना जे मोहम्मद हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो ये हैं बुतरस घाली। ऑप्शन सी, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 12, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो यू थांट। ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में यू थांट का कार्यकाल सर्वाधिक 1961 से 71 तक रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का कार्यकाल का क्रम निम्नवत है। ग्लैडविन जेब यूके के कार्यकारी महासचिव थे 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946 तक। त्रिग्वे ली नॉर्वे के थे 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक। डॉग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे ये 10 अप्रैल 1953 से 18 सितंबर 1961 तक। यू थांट म्यांमार के थे 3 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक। 3 नवंबर 1961 से 30 नवंबर 1962 तक कार्यकारी महासचिव भी रहे। कुर्ट वॉल्डहिम ऑस्ट्रिया के थे ये और 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981 तक रहे। जेवियर पेरेज डी कुइलार ये पेरू से थे और इनका कार्यकाल था 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991 तक। बुतरस घाली मिस्र के थे ये और इनका कार्यकाल था 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक। कोफी अन्नान घाना से थे ये 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक। बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं ये 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से हैं ये 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक। क्वेश्चन नंबर 13, संसार के मुख्य भाषाएं हैं, ये चारों भाषाएं दी हुई हैं। उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। तो हिंदी जो है वो आधिकारिक भाषा नहीं है। आइए देखते हैं कोड। चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश। तो यहाँ पे हिंदी जो है वो भाषा नहीं है। ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश व रूसी आधिकारिक भाषाएं थीं, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं थीं, परंतु वर्तमान में अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्यकारी भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, इसलिए यहाँ पे सही होगा केवल 2, ऑप्शन बी। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में बांग्ला भाषियों पर जबरन उर्दू थोपे जाने के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन, जिसके दमन हेतु 21 फरवरी 1952 को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में अनेक आंदोलनकारी मारे गए थे और बांग्ला भाषी लोगों के भाषिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष की स्मृति में यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम 1999 में 21 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी।
इस प्रकार कथन 1 गलत है। पाकिस्तान की प्रथम संविधान सभा में 1948 में पूर्वी पाकिस्तान कांग्रेस दल के प्रतिनिधि धीरेन्द्र नाथ दत्ता द्वारा यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन सी। 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था तथा इन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इसके सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो यहाँ उत्तर में स्टार है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। प्रश्नकाल के दौरान स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था, परंतु 10 दिसंबर 2002 को ये 190वां सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, जबकि लीबिया 1955 से, इराक 1945 से और नामीबिया 1990 से पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? दक्षिण सूडान। ये 2013 के हिसाब से प्रश्न है। 9 जुलाई 2011 को विश्व के नवीनतम देश के रूप में दक्षिणी सूडान का जन्म हुआ तथा इसे 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 में सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। इसकी वर्तमान राजधानी जुबा है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हैग में है, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड्स हॉलैंड के हैग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, श्री R.S. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। H.K. कानिया, B.N. राव, J.C. शाह, A.N. रे। अगला है B.N. राव और नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति हैं B.N. राव 1952 से 53, नागेंद्र सिंह 1973 से 88, R.S. पाठक 1989 से 91, दलवीर भंडारी 2012 से अब तक। 20 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यायाधीश दलवीर भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 20, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व न्याय परियोजना, ऑप्शन डी। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स विश्व न्याय परियोजना WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020 में जारी इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में विश्व के 128 देशों और अधिकारिता क्षेत्रों के 1,30,000 से अधिक परिवारों और 4,000 से अधिक विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर कानून पालन के नियमों का मापन किया गया है। वर्ष 2020 में जारी इस सूचकांक में भारत 69वें स्थान पर है। विश्व न्याय परियोजना एक अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है जो विश्व भर में विधि के नियम को उन्नत करने के मिशन पर कार्यरत है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में विलियम H. न्यूकॉम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का नहीं है, जबकि सामान्य सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इनका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से है। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके अंग हैं महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यासी परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एवं सचिवालय, सेक्रेटरीट। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक है जिसका मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 22, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण नहीं, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन, अति निर्धन लोगों की मदद के लिए
एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, तो ये विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन करता गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनिसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनिसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 23। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स जो प्राय समाचारों में आया है ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन बी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक मानवतावादी चिकित्सकीय गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1971 में फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्थान का उद्देश्य जाति धर्म पंथ या राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं एवं सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों की सहायता करना है। इस संस्थान को वर्ष 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? 32, 25, 24, 22। मार्च, यहाँ पे उत्तर में स्टार है। आई एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्च 2015 में प्रस्तुत विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के अनुसार लगभग 28 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राज़ील, कांगो, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मिस्र, ग्रीस आदि। क्वेश्चन नंबर 26। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं इनमें से कोई भी नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। सभी इलेक्टर्स को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा होता है। यही इलेक्टोरल राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट देकर चुनते हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल इलेक्टोरल की संख्या 538 है। इलेक्टोरल वोटों इलेक्टर्स की संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है। राज्य की जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टोरल वोटों इलेक्टर्स का कोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 27। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? तो ये होती है न्यू हैम्पशायर में। ऑप्शन बी। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी न्यू हैम्पशायर का पहला काकस प्रसम्मिलन आयोवा राज्य से होता है, जिसके लिए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से लगभग एक वर्ष पूर्व ही हो जाते हैं। पारंपरिक रूप से यहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। प्राइमरी चुनाव राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि काकस प्रसम्मिलन निजी कार्यक्रम है जो सीधे राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। लिखित संविधान की आवश्यक अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया था। ऑप्शन बी। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 से प्रभावी विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 29। लैरी प्रेसलर निम्न में से किसी से संबंधित हैं? क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना करना। ऑप्शन सी। लैरी प्रेसलर अमेरिका के प्रमुख सीनेटर संसद सदस्य थे जिन्होंने अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहायता को परमाणु अप्रसार से जोड़ने के लिए प्रेसलर संशोधन प्रस्तुत किया था। उन्होंने तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान को प्रोत्साहित सैन्य सहायता की आलोचना इसी आधार पर की थी कि पाकिस्तान परमाणु विकास एवं प्रसार में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे सुमेलित कर लीजिए एक बार, यहाँ पे आंसर मैच करा लीजिए। हम सीधा आंसर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी। प्रेसलर संशोधन के द्वारा अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ा गया। चकमा शरणार्थी भारत में बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। पेरेस्ट्रोइका पूर्व सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव की
राजनीतिक एवं आर्थिक पुनर्गठन की नीति थी तथा 13 सितंबर 1993 को इसराइल के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है USA की। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति यूरोप और मध्य एशिया पर केंद्रित रही है, परंतु सोवियत संघ के पतन, वैश्वीकरण के प्रभाव, पहुंच एवं दायरे में वृद्धि, चीन समेत एशियाई देशों के आर्थिक उत्थान ने वैश्विक शक्ति संतुलन में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर अपनी वर्चस्वशाली स्थिति को सुरक्षित रखने और अमेरिकी हितों का पुनर्समायोजित करने के लिए अमेरिकी विदेश नीति में एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिका के तत्कालीन ओबामा प्रशासन की एशिया की धुरी बनाने की नीति पिवोट टू एशिया में दिखाई देती है। यह नीति एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रशांत एवं हिंद दो महासागरों के दायरे में विस्तृत एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 32, CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है? तो ये USA की है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA संयुक्त राज्य अमेरिका USA की आसूचना गुप्तचर एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 33, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। ऑप्शन बी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ R&AW भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 21 सितंबर 1968 को किया गया था। यह संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 34, मोसाद क्या है? तो ये इजराइल का गुप्तचर संगठन है। मोसाद इजराइल का सरकारी गुप्तचर संगठन है। क्वेश्चन नंबर 35, ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर स्टेट इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी ये इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 35 का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 36, फोर्थ स्टेट का चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो वो है प्रेस। ऑप्शन डी। प्रेस मीडिया राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, अतः इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? तो ये फ्लीट स्ट्रीट है। फ्लीट स्ट्रीट। ऑप्शन सी। फ्लीट स्ट्रीट फ्लीट नदी के नाम पर लंदन की एक गली है, जहां से 1980 के दशक तक अधिकांश ब्रिटिश समाचार पत्र छपते रहे थे। वर्ष 2005 में यहाँ से हटने वाला ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिस आखिरी प्रमुख समाचार ऑफिस था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। सही है वो। रूसी संसद में काउंसिलिंग ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। गलत है। रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है। तो यहाँ पे केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली है। रूसी संसद के निचले सदन लोअर हाउस को ड्यूमा कहते हैं, जबकि उच्च सदन को अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल या काउंसिल ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कथनों में से कथन एक के अतिरिक्त अन्य दो कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट। ऑप्शन बी। डायट जापान की, रिक्सडेग स्वीडन की, कोर्टेज स्पेन की संसद है तथा सेजिज्म पोलैंड की संसद का निचला सदन है। क्वेश्चन नंबर 40, चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ऑप्शन बी। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसमें वर्तमान में 2980 सदस्य हैं तथा यह विश्व की सबसे बड़ी संसद है, परंतु वास्तव में यह लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो ये हैं चीन की। ऑप्शन सी। भारत के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी चीन। क्वेश्चन नंबर 42, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये रूस की समाचार एजेंसी है। तास यानी कि TASS पूर्व सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी है।
सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस ITAR-TASS में समाहित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पुनः इसका नाम तास कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ऑप्शन सी। शिन्हुआ समाचार एजेंसी या न्यू चाइना न्यू एजेंसी चीन की समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 44, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो ये पाकिस्तान का है, ऑप्शन डी। पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है डॉन। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ये है क्वेश्चन नंबर 45। तो ये फ्रांस है, ऑप्शन ए। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या कूटनीतिक दस्तावेज को येलो बुक कहा जाता है। अगला प्रश्न 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर या संधि या संविधान नहीं है। इनमें से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो पहला सही है, सभी राज्य क्षेत्र देश को किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। केवल एक यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए। राष्ट्रमंडल का अभी तक अपना कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, हालांकि इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सभी राज्य क्षेत्र या देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बन गए, बल्कि इसकी घोषणा उस देश को करनी होती है जो उसमें सम्मिलित होना चाहता है। ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश वाले कई देश यथा बर्मा, अदन, मिस्र, इराक, कुवैत, UAE आदि स्वतंत्र होने पर राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने, अतः पहला कथन सही तथा दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो ये है ए, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव, ऑप्शन ए। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय लिया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह स्वेच्छा से किया गया समझौता है, इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में तथा मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 तथा पुनः मई 2011 में इस देश की यात्रा की। दिसंबर 2015 एवं जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी, अर्थात गुटों की राजनीति से दूर रहना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता, प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, ऑप्शन ए। पंचशील का अर्थ है व्यवहार या आचरण के 5 नियम। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्न हैं: एक दूसरे के भूभाग अखंडता एवं प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान, दूसरा अनाक्रमण, तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर लाभ तथा समानता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। गुट निरपेक्षता स्वयं पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 51, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिण एशियाई देशों के संघ और एकल मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ कृत्यकारी है और शपथ और प्रतिज्ञा दिया हुआ है, तो आइए इसको देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति
शपथ लेते हैं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का। सर्वोच्च न्यायालय के जज जो हैं वो शपथ लेते हैं संविधान और विधि जहाँ पे है विधि की मर्यादा बनाए रखना, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जज का है। संसद सदस्य जो शपथ लेते हैं कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन से संबंधित है। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता से संबंधित रखते हैं। तो आप इसे मैच कराएंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर आएगा। ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन एवं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने एवं संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। संघ का मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ऑप्शन सी, वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे बी है। पहले तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, फिर एक और फिर चौथा। तो तीसरा क्या है देख लेते हैं। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। उसके बाद भारत का, आइए सीधा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह राष्ट्रीय वाहक कैरियर बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नबूदरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन किया। नबूदरीपाद ने वर्ष 1961 में पुलिस कार्यवाही के जरिए गोवा को भारत में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया तथा वर्ष 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर भी की शक्तियां हैं। कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्र करना। ABC ऑप्शन ABC सही है, डी जबकि सही नहीं है, तो उस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ऑप्शन सी ABC। एक्सप्लेनेशन, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियों के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना एवं विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना आदि कार्य निहित है, जबकि भू राजस्व एकत्र करने की शक्ति का प्रयोग जिलाधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। अगला प्रश्न 56, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो ये रजनी कोठारी ने कहा था। ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये सही नहीं है। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ना कि कामा जी। इन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि मैडम कामा जर्मनी में स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं। स्टुटगार्ट नगर में इन्होंने 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराया था। एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। ये भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। यह कथन सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये भी सही है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। तो ये 2010 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। इसका आंसर पहला और दूसरा सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। प्रश्नकाल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली अब दिवंगत थे, किंतु वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कथन 1 और 2 संवैधानिक उपबंधों के तहत सही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकल्प ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है। सही है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। गलत है ये। अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्दिष्ट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। चार्टर एक्ट 1813 भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो इसमें कई सारे गलत हो गए हैं। जैसे 92 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली सम्मिलित की गईं। इस संशोधन के फलस्वरूप 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। वर्ष 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1 नवंबर 1958 को घोषित ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। अतः विकल्प बी और डी दोनों गलत हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। चारों के चारों कथन सही हैं। ऑप्शन डी। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का दल होता है जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक होने का प्रमाणन करता है। ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध कहलाते हैं जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत चारों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वह कौन सा अपराध है जिसे घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो वो है आत्महत्या। ऑप्शन सी। आत्महत्या ऐसा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर अपराधी दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जीवित अस्तित्व नहीं रहता, जबकि इसका प्रयास दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। राज्य के नाम परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, यही सही नहीं है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है। सरकारी नौकरी में अफसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी जो सही नहीं है। राज्य के नाम व क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद ही विधि बनाकर कर सकती है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियां हैं। वर्ष 1958 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। यहाँ पे तीनों ही उत्तर सही हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये हैं पद्म पुरस्कार।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां या पदवी नहीं हैं तथा इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लिखित नहीं किया जा सकता। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, वर्ष 1979 तथा 1993 से 1997 के अंतराल में यह पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। इन अवधियों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न इस पुरस्कार से अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में किए गए सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप दिया जाता है। इसके लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। वार्षिक भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 3 तक ही सीमित है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रश्नगत तीनों ही कथन सही नहीं हैं। तीनों ही कथन वहाँ पे सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो ये थे एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, उत्कृष्ट सांसद और पुरस्कार वर्ष, यहाँ पे मैच करना है इनको। एक बार आप इसे देख लीजिए, यहाँ पे मैच करेंगे और ऑप्शन ए आंसर निकलेगा। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार संसद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सांसदों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 से की गई। मुरली मनोहर जोशी 2009, अरुण जेटली 2010, कर्ण सिंह 2011, शरद यादव 2012 को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनके पश्चात वर्ष 2013 में नज़मा हेपतुल्ला और 2014 हेतु हुकुमदेव नारायण, 2015 हेतु गुलाम नबी आज़ाद को, 2016 में दिनेश त्रिवेदी, 2017 हेतु भर्तृहरि महताब को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनने का रिकॉर्ड है? तो वह है बिहार, ऑप्शन सी। बिहार में वर्ष 1967 से 71 के मध्य 9 बार गठबंधन सरकारों का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, सरोज जयवाला किस रूप में विख्यात हैं? अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पूर्व सदस्य सरोज जयवाला प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 68, वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वे हैं नारायण देसाई, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध प्रतिरोध वॉर रजिस्टर्स इंटरनेशनल WRI एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन है जिसमें 40 से अधिक देश संबद्ध हैं। इसका मुख्यालय लंदन UK में है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में बिल्थोवेन नीदरलैंड्स में हुई। इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नारायण देसाई को 1988 से 1991 तक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न 69, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और यहाँ पे सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे व्यक्ति हैं और पद हैं, तो एक बार आप इसे देख लीजिए यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नगेंद्र सिंह फरवरी 1985 से फरवरी 1988 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे। A.N. राय 26 अप्रैल 1973 को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। R.K. त्रिवेदी 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। अशोक देसाई भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये श्री राम सेवक शर्मा हैं, ऑप्शन डी। जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम अध्यक्ष चेयरमैन श्री नंदन नीलेकणी नियुक्त किए गए थे। R.S. शर्मा इसके प्रथम महानिदेशक एवं मिशन निदेशक थे जिन्होंने 31 जुलाई 2009 को पदभार ग्रहण किया था।
12 जुलाई 2016 से इस पद का नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कर दिया गया। वर्तमान में इसके सीईओ सौरभ गर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? गृह मंत्रालय का है। सीमा प्रबंध विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, अगले ऑप्शंस, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। शिक्षा मंत्रालय पूर्व नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत वर्तमान में 2 विभाग हैं। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग। उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही तकनीकी शिक्षा विभाग उप विभाग के रूप में शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था, किंतु 30 जनवरी 2006 से यह स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 73, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो यहाँ पे देखते हैं स्टार बना हुआ है उत्तर में। खाद्य और पोषण मंडल फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड FNB, जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी, प्रारंभ में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन था। वर्ष 1993 में यह महिला एवं बाल विकास विभाग 2006 से मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, जो कि तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। वर्तमान में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी। भारतीय प्रेस काउंसिल एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, जिसकी सर्वप्रथम स्थापना वर्ष 1966 में संसद के 1965 के अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय आपात के दौरान इस अधिनियम को निरस्त कर 1 जनवरी 1976 को इसे भंग कर दिया गया था। पुनः भारतीय प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत इसे पुनरुज्जीवित किया गया। क्वेश्चन नंबर 75, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये 2010 का प्रश्न है, करंट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नकाल में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू को 5 अक्टूबर 2011 को 3 वर्ष के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद अक्टूबर 2014 से इसके अध्यक्ष हैं। उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए 22 मई 2018 को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो असंतुलित विकास, राजनीतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, उपरोक्त सभी ही हैं। विविध क्षेत्रों का भिन्न एवं असंतुलित विकास, कतिपय क्षेत्रों में सांस्कृतिक पहचान खोने का भय तथा कुछ क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों पर राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1982 में। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए जल स्थानांतरण संपर्कों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये है 4213, यानी कि ताशकंद समझौता सबसे पहले हुआ था, फिर भारत सोवियत संघ की संधि हुई थी, फिर शिमला समझौता हुआ, फिर फरक्का समझौता हुआ। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई 1972 को शांति मित्रता सहयोग की भारत सोवियत संघ संधि 9 अगस्त 1971 को। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरिम रूप से 1975 में और अंतिम रूप से 12 दिसंबर 1996 को। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस प्रकार कालानुक्रम अनुसार विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1971। ऑप्शन ए। दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र
बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ? शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री बने। प्रश्न संख्या 80, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद। ऑप्शन बी। लश्कर ए तैयबा दक्षिण एशिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान आधारित इस आतंकवादी या आतंकी संगठन की स्थापना हाफिज मोहम्मद सईद और जफर इकबाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 81, किन देशों ने लिट्टे को प्रतिबंधित किया है? तो भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी। प्रश्नकाल के दौरान भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के कई देशों ने लिट्टे को प्रतिबंधित किया था। वर्तमान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, यूरोपीय संघ सहित कुल 32 देशों ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 82, जिबूती आचार संहिता संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। ऑप्शन बी। जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। यह आचार संहिता पश्चिमी हिंद महासागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी में जहाज़ों की समुद्री डकैती से सुरक्षा हेतु 29 जनवरी 2009 को इस क्षेत्र के तटवर्ती देशों द्वारा अपनाई गई थी। इसके वर्तमान में 20 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जिसमें जिबूती, इथोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, सेशल्स, सोमालिया, तंजानिया, यमन, कोमोरोस, मिस्र, इरिट्रिया, जॉर्डन, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात। भारत अगस्त 2020 में इस अंतर्राष्ट्रीय समूह में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे सुमेल करना है। एक बार आप इसे देख लेंगे यहाँ पे, और ऑप्शन ए होगा। हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसे। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार। क्वेश्चन नंबर 84, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। ऑप्शन ए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो का है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। एपीको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित रहा था। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सी, आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, यह सुमेलित नहीं है। बाकी दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में है, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में है, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में है। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन देते हैं। दक्षिण वायुसेना कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अवस्थित है। आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदाबाद महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, न कि जबलपुर में मध्य प्रदेश में। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार विकल्प सी का युग्म सुमेलित न होने के कारण उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो ये कमांडर होते हैं। ऑप्शन सी। भारतीय सेनाओं में विभिन्न पदों की श्रेणियां इस प्रकार है, जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। जनरल और वायुसेना में उनके समकक्ष हैं एयर चीफ मार्शल, और नौसेना में एडमिरल। लेफ्टिनेंट जनरल तो वायुसेना में यही समकक्ष पोस्ट होगी एयर मार्शल की, और नौसेना में वाइस एडमिरल की। मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल और रियर एडमिरल। ब्रिगेडियर की एयर कोमोडोर के बराबर पोस्ट है, और नेवी में कोमोडोर। कर्नल की ग्रुप कैप्टन और कैप्टन। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी में, एयरफोर्स में विंग कमांडर और नेवी में कमांडर। मेजर आर्मी में, स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स में, और लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी में। कैप्टन आर्मी में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट
एयरफोर्स में और लेफ्टिनेंट नेवी में। लेफ्टिनेंट आर्मी में, फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में और सब लेफ्टिनेंट नेवी में। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय थल सेना के ऑपरेशन कमांड कितनी हैं? ऑपरेशनल कमांड 6 हैं, ऑप्शन सी। जून 1999 के अनुसार भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड्स को 5 भागों में बांटा गया था, जो कि वर्तमान में 6 हैं। ये इस प्रकार है: कमान उत्तरी उधमपुर, जो कि जम्मू और कश्मीर, दक्षिणी पुणे, मध्यवर्ती लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चंडी मंदिर चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर 15 अगस्त 2005 से क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त थल सेना प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय शिमला में है। क्वेश्चन नंबर 89, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1965 में हुई थी, ऑप्शन ए। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 90, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू राजस्थान में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलुरु में हुई थी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 1986 में बेंगलुरु में की गई। इसे तत्संबंधी 1986 के संसदीय अधिनियम 29 अगस्त 1987 को अधिसूचित के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अब 1990 का प्रश्न है और इसे हम करंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। प्रश्नकाल के समय 1990 तक केरल व नई दिल्ली में विधि विश्वविद्यालय नहीं था। बेंगलुरु में प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में, नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2008 में, केरल के कोच्चि में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज़ की स्थापना 2005 में हुई थी, जबकि त्रिवेंद्रम में विधि विश्वविद्यालय स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, कथन ए और कारण आर दिया है। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों ही सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ रहा है और जातियां दबाव समूह के रूप में उभर रही हैं तथा जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 94, 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। वर्ष 2003 के अंत में उत्तराखंड सरकार ने गोरखाओं सहित 2 अन्य समुदायों ग्रेट चहांग और उथालिया वोरा को अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी का दर्जा प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 95, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं, ऑप्शन सी। मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के 4 प्रकार बताए गए हैं: अभिभावक नौकरशाही, गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, जातीय नौकरशाही, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, संरक्षक नौकरशाही, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, योग्यता नौकरशाही, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 97, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। लेखक हैं और उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। ये मैच है। एक्सप्लेनेशन: अतुल कोहली, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ग्रेनविल ऑस्टिन, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, पेंड्रल मून, डिवाइड एंड क्विट, एलन ग्लैडहिल, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 98, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अतुल कोहली, ऑप्शन डी। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक अतुल कोहली हैं। ये पुस्तक 2009 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था?
ब्रिटेन में 1982 में। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव वर्ष 1982 में ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था वर्ष 2003 में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवर्ष 9 जनवरी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने का दिन को प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 से आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहाँ पे क्षेत्र जो प्राय समाचारों में आते हैं और देश हैं। चेचन्या, रशियन फेडरेशन, दारफुर माली, स्वात घाटी इराक, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया है। तो यहाँ पे केवल एक जो है वो सही सुमेलित है, केवल एक, यानी कि चेचन्या रशियन फेडरेशन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चेचन्या रूस का एक गणतंत्र है। यह उत्तरी कॉकेशस में पूर्वी यूरोप के दक्षिणी भाग में कैस्पियन सागर से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दारफुर पश्चिमी सूडान में स्थित एक क्षेत्र है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। स्वात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में स्थित एक घाटी है और एक प्रशासनिक जिला है, अतः युग्म 3 भी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 102, प्राय चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है अल्जीरिया में। ऑप्शन बी, प्राय चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय उत्तर एवं पश्चिमी अफ्रीका देशों अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मारितानिया, माली, नाइजर आदि में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनमें से कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो ये है 1, 3, 5। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन, आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है जिसका गठन वर्ष 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के तहत अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा कुल 8 देशों की सदस्यता के साथ किया गया था। यह परिषद आर्कटिक क्षेत्र में नीति निर्धारण और समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस परिषद के स्थायी पर्यवेक्षक 13 राष्ट्रों में भारत और जापान भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 104, भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? तो पूर्ण स्वतंत्रता समझौते के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता मेंशन नहीं था। ऑप्शन सी, भारतीय श्रीलंका समझौते 1987 में श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने की बात की गई थी। तमिल राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? तो ये श्री माओ भंडार नायके। ऑप्शन ए, श्री माओ भंडार नायके किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। श्री माओ भंडार नायके वर्ष 1960 में श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो ये है स्वीडन। ऑप्शन ए, यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 107, यूएन द्वारा सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, यूएन द्वारा वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 109, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 15 जून 2007 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 110, उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये असम से संबंधित है। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित हैं। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। क्वेश्चन नंबर 111,
पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश में? ऑप्शन डी। पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश के कोडापल्ली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। वर्ष 2004 में इस संगठन ने माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के साथ विलय कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का निर्माण किया।